आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम सीटेट में हिंदी शिक्षण में प्रैक्टिस सेट 4 को देखेंगे, क्योंकि आपसे हिंदी में 30 में से 15 क्वेश्चन आपके हिंदी शिक्षण यानी कि हिंदी पेडागोजी से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप पेडागोजी के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि सीटेट में आपसे सभी सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की शिक्षण पूछी जाती है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। पहला क्वेश्चन है, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। तो अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण। अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण किन प्रश्नों के माध्यम से अच्छी तरीके से हो सकती है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव के द्वारा हम अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको एक कन्फर्म 4 विकल्प दिए गए होते हैं और उन्हीं में से आपको अपना आंसर चुनना है। अगला आपका विकल्प है अतिलघुत्तरी। अतिलघुत्तरी आपको 1 वर्ड से लेकर 25 वर्ड के अंदर अपना आंसर चुनना होता है। तो क्या आप 1 से 25 वर्ड लगभग 1 या 2 लाइन में आ जाएंगे? क्या 2 लाइन में अपने आप विचारों का प्रस्तुतिकरण अच्छी तरीके से कर पाएंगे? तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है आपका लघुत्तरी। लघुत्तरी में भी आप अपने विचारों को प्रस्तुतिकरण अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लघुत्तरी में भी आपको एक लिमिट होती है कि आप अपना कंटेंट इतने वर्डों में लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 वर्डों में। तो अगला ऑप्शन है आपका निबंधात्मक। निबंधात्मक में आप अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण यानी कि अपना अभिव्यक्ति अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि निबंध में आप देखते भी होंगे कि जब आप ऐसे निबंध लिखते थे तो आप अपने विचारों का उसमें प्रस्तुतिकरण करते थे। तो जो सबसे सूटेबल विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प हो जाएगा कि हम निबंध के माध्यम से अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आपको बताना है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में एक शिक्षक के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। पहला ऑप्शन है आपका परीक्षा का आयोजन करना। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना। क्या शिक्षक का एक यही उद्देश्य होता है कि जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसको वो पूरा कर दे? तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। जहाँ पर आपको अवसर मिल जाए वो आपका राइट विकल्प होगा, क्योंकि अवसर एक पॉजिटिव वर्ड है और ये कभी भी आपका गलत आंसर नहीं हो सकता। तो आप तुक्का भी लगाएं तो जहाँ पर अवसर मिल जाए तो उस पर तुक्का लगा दें। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो गया, क्योंकि जो लास्ट विकल्प है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, ये भी आपका विकल्प नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका तीसरा हो गया कि जब आपको भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे तो भाषा शिक्षण सुचारू रूप से चल सकेगा। और शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण जो साधन होगा वो यही होगा कि भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि रीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो आपको उस सिद्धांत को इस गैप में फिल करना है। तो आप जानते होंगे ये बात कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर में सीखता है। वही क्वेश्चन कोई 1 बार में समझ जाता है, तो वही क्वेश्चन कोई 4 बार में समझता है, तो वही क्वेश्चन कोई 8 बार में समझता है। तो ये जो गतिविधि होती है ये व्यक्तित्व विभिन्नता के कारण होती है, क्योंकि सभी के अंदर अलग अलग गुण पाए जाते हैं, सभी का विकास अलग अलग तरीके से होता है। तो इसको हम व्यक्तित्व विभिन्नता कहेंगे कि ये व्यक्तित्व विभिन्नता के कारण, इंडिविजुअल डिफरेंट के कारण सीमा और रीमा में ये अंतर है कि सीमा वही चीज़ जल्दी सीख लेती है और रीना वही चीज़ देर में सीखती है। तो राइट आंसर आपका पहला हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भाषा शिक्षण में छात्र की अभिव्यक्ति परखने के लिए आप निम्न में से किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? तो हिंदी शिक्षण में आप छात्र की अभिव्यक्ति का मतलब होता है विचारों का प्रस्तुतिकरण। आप छात्र के विचारों की प्रस्तुतिकरण को अच्छे तरीके से अगर परखना चाहते हैं तो किस प्रकार के प्रश्न सबसे अधिक महत्वपूर्ण होंगे?
पहला विकल्प है आपका कमल तथा सूर्य के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो ये आपका विकल्प नहीं होगा, क्योंकि कमल और सूर्य के जब आप 3-3 पर्यायवाची बता देंगे तो ये एक बाउंडेशन हो गया कि सिर्फ वो 3-3 विकल्प ही बता पाएगा, ना कि इसमें वो अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण कर पाएगा। अगला ऑप्शन है आपका सेना ने वीरता के साथ युद्ध किया। इस वाक्य को कर्म वाच्य में बदलिए। तो इसको आपको कर्म वाच्य में बदलना है, ना कि आप इसमें अपना अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर पाएंगे। आप इसको कर्म वाच्य में बदल देते हैं, जैसे एक्टिव पैसिव में होता है कि आप एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं, ऐसे ही इसे कर्ता कृत जो वाक्य है उसको कर्म वाच्य में बदलना है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है आँखों पर पर्दा पड़ना, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका सीधा आप मुहावरा जो है इसी का वाक्य प्रयोग कर देंगे, ना कि अपना अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेंगे। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है लोकगीत संस्कृत के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो राइट आंसर आपका डी हो गया, क्योंकि लोकगीत संस्कृत के परिचायक होते हैं। जब आप इस पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे तभी आप अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत कर पाएंगे, यानी कि अपने विचारों को प्रस्तुत कर पाएंगे। तो जो शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होगा वो यही होगा कि लोकगीत संस्कृत के परिचायक होते हैं, इस कथन को अपने विचार में प्रस्तुत कीजिए। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है। तो आपको बताना है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है। सतत का मतलब होता है कंटिन्यू और व्यापक का मतलब होता है सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन। तो इसमें आप पहला विकल्प देख रहे होंगे सभी विषयों का मूल्यांकन। अगला विकल्प है सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। उसके बाद है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। और लास्ट विकल्प है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इसमें जो राइट विकल्प होगा वो आपका सी विकल्प होगा, क्योंकि सीटेट में आपको वो विकल्प चूज करना है जो ज़्यादा पार्ट को कवर कर रहा है। तो इसमें शैक्षिक एवं सह शैक्षिक दोनों चीज़ें कवर हो रही हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कि शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का राइट विकल्प होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है। तो आपको बताना है कि सीखने के विषय में कौन सा कथन सबसे ज़्यादा सूटेबल है, सही है। तो पहला विकल्प है आपका सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। इसको हम रोके रखेंगे क्योंकि यह एक पॉजिटिव विकल्प है। अगला विकल्प है सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ पूछी जा रही है और नहीं एक नेगेटिव वर्ड है। कहीं पे नहीं मिल जाए, केवल मिल जाए, सिर्फ मिल जाए, ही मिल जाए, हमेशा मिल जाए या कोई नकारात्मक बात मिल जाए, दंड मिल जाए, ऐसे विकल्प को आप नहीं चुनेंगे। अगला आपका विकल्प है सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां या संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें नहीं आ गया और त्रुटियां इस बात का बिल्कुल भी संकेत नहीं करती हैं कि बच्चे ने नहीं सीखा है, क्योंकि त्रुटियां जो होती हैं वो अधिगम का हिस्सा होती हैं। जब त्रुटियां करेंगे, गलतियां करेंगे बच्चे, तभी चीज़ों को सीखेंगे। तो राइट आंसर आपका पहला विकल्प हो गया कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो, यानी कि जहाँ पर पॉजिटिव थिंकिंग हो, सकारात्मक सोच विचार हो और शिक्षार्थियों को जहाँ पर सेटिस्फेक्शन मिले, यानी कि जब वे संतुष्ट हो जाएं। तो राइट विकल्प आपका ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो आपको इन 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनना है जो मोस्ट एसेंशियल, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो पहला विकल्प है मुहावरे लोकोक्तियों के अर्थ समझाने का प्रयत्न करना। अगला विकल्प है संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। अगला विकल्प है अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा को सौंदर्यपूर्ण बनाना। अगला विकल्प है मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग में वाक्यों में प्रयोग करना। तो आप देख रहे होंगे जो डी विकल्प है वो आपका बी में ही समाहित हो रहा है। तो राइट विकल्प आपका बी हो जाएगा कि जब संदर्भानुसार आप मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करेंगे और उनको समझेंगे, फिर उनको आप अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे, तो ये मुहावरों और लोकोक्तियों के शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। तो राइट विकल्प आपका वी हो गया, क्योंकि सीटेट में आपको उस विकल्प को चुनना है जो सबसे ज़्यादा पार्ट को कवर कर रहा हो। अगला आपका क्वेश्चन है
लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। तो पहले आप अंडरलाइन कर लेंगे नहीं को, कि आपको उस विकल्प को चुनना है जो लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, यानी कि अपने विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुतिकरण का साधन नहीं है। पहला आपका विकल्प है पत्र लेखन, तो पत्र लेखन में लिखित अभिव्यक्ति होती है क्योंकि पत्र हम लिखते हैं। अगला विकल्प है निबंध लेखन, निबंध में भी हम लिखते हैं। अगला विकल्प है आपका वाद विवाद, और यही आपका राइट आंसर हो गया क्योंकि नाट्य लेखन में भी हम नाटक को लिखते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका वाद विवाद हो गया, क्योंकि वाद विवाद में हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, ना कि लिखित करते हैं। उसमें हम मौखिक वार्तालाप करते हैं वाद विवाद में, और यहाँ पे लिखित अभिव्यक्ति की बात लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं में पूछा गया है। तो नहीं का आपका राइट आंसर वाद विवाद हो जाएगा, क्योंकि ये लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, ये ओरल कम्युनिकेशन यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है। तो बालकों को लिखना सिखाने से पहले क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन है अक्षर लिखना, इसको भी हम रोक के रखेंगे। अगला ऑप्शन है 12 खड़ी सिखाना, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 12 खड़ी आप तभी सिखा पाएंगे जब वे अक्षर जानते होंगे। अगला ऑप्शन है लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, इसको भी हम रोक के रखेंगे। अगला विकल्प है उनको क्रियाशील बनाना, तो इसको भी हम रोक लेंगे। तो इसमें देख रहे होंगे आपके पास अब 3 विकल्प बच रहे हैं, पहला, तीसरा और चौथा। लेकिन इसमें जो सबसे सुटेबल विकल्प है, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है, रीट में आया था क्वेश्चन ये, तो इसमें सही विकल्प तीसरा विकल्प माना गया था कि लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। यहाँ पे अक्षर लिखना भी हो सकता है, लेकिन जो आयोग मानता है हमें उस आंसर को चुनना है, और आयोग ने माना था कि लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, क्योंकि जब बालक प्राइमरी लेवल में होता है, प्राथमिक कक्षा में होता है, तो उसके अंदर पहले हमें लिखने से संबंधित जिज्ञासाएं उत्पन्न करेंगे। जब हम जिज्ञासाएं उत्पन्न करेंगे उसके बाद ही हम उसको अक्षर लिखना सिखा पाएंगे। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो आपको बताना है कि प्रिंट मीडिया में किसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन है आपका समाचार पत्र, तो समाचार पत्र प्रिंट मीडिया का साधन है, लेकिन आपको नहीं वाला बताना है, नहीं आप अंडरलाइन कर लेंगे, तो इसलिए ये आपका विकल्प नहीं होगा। पत्रिकाएं, ये भी प्रिंट मीडिया का साधन है, इसलिए ये भी आपका विकल्प नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक, इसको भी हम रोक लेंगे। अगला विकल्प है विद्यालय पत्रिकाएं, जो विद्यालय पत्रिकाएं होती हैं वो भी प्रिंट मीडिया का साधन होती हैं, यानी कि प्रिंट मीडिया में सम्मिलित होती हैं, इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका सी हो गया, क्योंकि पाठ्य पुस्तक ये आपके सिलेबस के अंतर्गत आती है, यानी कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है, ना कि प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आती है। बाकी आपका ए, बी और डी ये तीनों प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आते हैं, बल्कि पाठ्य पुस्तक नहीं आती है। तो राइट विकल्प आपका पाठ्य पुस्तक हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए। तो उच्चारण सुधारने का कार्य आपका प्राइमरी लेवल यानी कि प्रारंभिक स्तर पर होता है, और आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन देखें जिसमें उच्चारण संबंधी या लेखन संबंधी कोई बात पूछी जाए और पूछी जाए ये किन कक्षाओं में करानी चाहिए, तो इसका सदैव आपका प्रारंभिक कक्षाओं में ही आंसर चुनना है आपको, क्योंकि प्राइमरी लेवल में आपको छोटी से छोटी चीज़ें बताई जाती हैं, आपको लिखना सिखाया जाता है, आपको उच्चारण किस प्रकार से करना है, उच्चारण सुधारने का कार्य जो है ये आपको प्राइमरी लेवल में कराया जाता है। तो राइट विकल्प आपका ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। तो वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव की उपयोगिता का आपको प्रमुख कारण बताना है। इसमें ये चारों कारण है, लेकिन आपको सबसे प्रमुख कारण बताना है कि मोस्ट एसेंशियल कारण क्या है। पहला विकल्प है आपका रटाई से मुक्ति, अभी इसको हम रोक के रखेंगे। निष्पक्ष मूल्यांकन, इसको भी रोक के रखेंगे। विद्यार्थियों का हित और पाठ्यक्रम व्याप्ति, ये आपके आंसर नहीं होंगे, ये कारण हैं, लेकिन आपको प्रमुख कारण चुनना है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि रटाई से मुक्ति को टिक करें कि निष्पक्ष मूल्यांकन को टिक करें, लेकिन इसमें जो राइट विकल्प आपका होगा वो निष्पक्ष मूल्यांकन होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के द्वारा निष्पक्ष मूल्यांकन होता है, कोई भेदभाव नहीं होता है। क्योंकि जो आपके लिखित में क्वेश्चन होते हैं, जब आप लिखते हैं तो वही बात किसी ने और हिसाब से लिखी है, किसी ने अपने शब्दों में लिखी है, तो उसमें मूल्यांकन निष्पक्षता से नहीं हो सकता। इसलिए आप देखते भी होंगे जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हम निष्पक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है वो आपका निष्पक्ष मूल्यांकन ही होगा। रटाई से मुक्त भी हो सकता है, लेकिन प्रमुख कारण पूछा गया, इसलिए आप निष्पक्ष मूल्यांकन को टिक करेंगे, इसलिए आपका बी आंसर सही हो गया। तो हमने इसमें हिंदी के 12 क्वेश्चनों को कवर किए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और
आपसे ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट के हिंदी शिक्षण में पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान से देखें। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।